स्टूडेंट डिजीज टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है और डिजीज टॉपिक पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ। आप क्वेश्चन को देखना, वीडियो पॉज करना, आंसर लगाना, ऑप्शंस भी है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। ये देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 आएगा टाइफाइड का लक्षण नहीं है, सर्वसाधारण लक्षण नहीं है। ये क्वेश्चन है, ये इसके ऑप्शन है, पढ़ो और आंसर लगाओ फटाफट। चलिए मैं सॉल्यूशन देता हूँ। टाइफाइड का लक्षण नहीं है। टाइफाइड आपको याद है, टाइफाइड में बहुत तेज ज्वर यानी बुखार रहता है। टाइफाइड में स्टूडेंट पेट में दर्द रहेगा, कब्ज रहेगी, कॉन्स्टिपेशन, ये सब टाइफाइड का लक्षण है। सिर दर्द होना, ये स्टार्ट भूख नहीं लगना, तो स्टार्ट कमजोरी आएगी, बिल्कुल आएगी। दुर्बलता, बहुत तेज बुखार, बिल्कुल आएगा साहब। और नहीं स्टूडेंट, होठ और उंगलियों का नीला बना रहना निमोनिया का लक्षण है, ऑक्सीजन की कमी से। जी हाँ, तो ये निमोनिया का लक्षण है, ये टाइफाइड का नहीं है। भूख की कमी ये भी होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा थर्ड। आराम से हो गया होगा आपसे। डन, तैयार है हमारा पूरा टॉपिक। अगला देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। टेबल को पढ़िए फटाफट, मैच द कॉलम का क्वेश्चन और जवाब लगाइए आंसर। वीडियो पॉज करके आंसर लगाइए। देखिए अब मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं। कौन से बीमारी को, रोगाणु को उसके रोग के साथ मिलाया गया? हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, प्लाज्मोडियम, वाउचेरेरिया, साल्मोनेला टाइफी। हम खुद ही बोल लेते हैं स्टूडेंट। हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा, आई थिंक निमोनिया, हमने इसका निमोनिया का पढ़ा था। एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, आई थिंक अमीबिया पेचिस, अमीबियासिस। प्लाज्मोडियम, मलेरिया, हमने यही पढ़ा रहे थे स्टूडेंट। वाउचेरेरिया, पांव रोग, एलिफेंटियासिस, और साल्मोनेला टाइफाइड से टाइफाइड। यस स्टूडेंट, तो हमने ये सब पढ़े थे। डन, अब मैच कर लो। तो इधर आपसे निमोनिया, टाइफाइड, अमीबियासिस, तो स्टार्ट। जैसे हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, तो इसके साथ थर्ड आ जाएगा स्टूडेंट, ए के साथ थर्ड। एंटामीबा से अमीबियासिस, तो बी के साथ फिफ्थ आ जाएगा। प्लाज्मोडियम से मैलिग्नेंट अमीबिया, सी के साथ फर्स्ट आ जाएगा। डी के साथ स्टूडेंट हाथी पांव रोग सेकंड आ जाएगा, ये लीजिए। और ई के साथ स्टूडेंट फोर्थ आ जाएगा। तो अब स्टार्ट, ए के साथ थर्ड, ए के साथ थर्ड स्टूडेंट 3 ऑप्शन में। श्योर, बी के साथ फिफ्थ, एक ही ऑप्शन में, तो आंसर फोर्थ जा रहा है। वैसे मैच करने के सही है। ए के साथ थर्ड, बी के साथ फिफ्थ, सी के साथ फर्स्ट, डी के साथ सेकंड, ई के साथ फोर्थ। क्वेश्चन का आंसर जाएगा स्टूडेंट फोर्थ। गॉट इट? सही हुआ आपका। चलिए आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन। निम्न में से वह बीमारी चुनिए जो दूषित जल और भोजन से संचरित होती है। आंसर लगाइए फटाफट देखकर। चलिए सॉल्यूशन दे रहा हूं। एस्केरियासिस, यस, दूषित जल और भोजन से होता है। फिलेरियासिस, नहीं, हाथी पांव रोग तो स्टूडेंट मच्छर के काटने से होता है, गलत हो गया ऑप्शन। मलेरिया, नहीं, मच्छर के काटने से होता है। मादा एनाफिलिस मच्छर के, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। टाइफाइड, यस। अमीबियासिस, यस। एस्केरियासिस, यस, इसमें तीनों बैठ गए स्टूडेंट। अगला फिलेरियासिस, नहीं, डेंगू भी नहीं, तो आंसर जाएगा थर्ड। क्वेश्चन का आंसर जाएगा स्टूडेंट थर्ड। ये तीनों रोग ऐसे हैं जो दूषित जल और भोजन से होते हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, वायु जनित रोग छांटिए। ऑप्शन ये रहे, निमोनिया, टाइफाइड, एड्स, कैंसर, अमीबियासिस, एस्केरियासिस, निमोनिया और सामान्य जुकाम। यस, आंसर लगा लिया होगा। निमोनिया तो सही है वायु जनित, लेकिन स्टूडेंट टाइफाइड नहीं है। एड्स वायरस जनित है, नहीं, और इसमें भी स्टूडेंट वायु जनित है। एमीबियासिस, नहीं। एस्केरियासिस, नहीं। निमोनिया, यस। सामान्य जुकाम, यस। क्वेश्चन का आंसर जाएगा स्टूडेंट फोर्थ। अगर आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं तो इसका मतलब आपको चैप्टर बिल्कुल परफेक्ट हो गया स्टूडेंट, बिल्कुल बढ़िया तैयार है। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट, मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रजातियों के कारण होता है, जो कि एक परजीवी है। इसका जीवन चक्र जटिल होता है। प्लाज्मोडियम में नर और मादा गैमेटोसाइट के मध्य संलयन किसके अंदर होता है? गैमेटोसाइट के। ऑप्शन ये रहे आपको बताना। जी हाँ स्टूडेंट, गैमेटोसाइट का संलयन यानी कि निषेचन मच्छर के आंत्र में होता है स्टूडेंट। मानव के यकृत में नहीं, मानव के आरबीसी में नहीं, मच्छर के आंत्र में। यस स्टूडेंट, ये हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा थर्ड। डन, आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट। और क्वेश्चन देखते हैं। अब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से कुछ आराम से होनी चाहिए आपको। 2010 का क्वेश्चन है, विडाल टेस्ट किस रोग की पहचान की जाती है? हो गया आंसर। विडाल टेस्ट जानते हैं स्टूडेंट आप? जी हाँ, टाइफाइड। टाइफाइड विडाल टेस्ट के लिए होता है स्टूडेंट। जी हाँ, विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए कहते हैं, जो कि एक ब्लड टेस्ट है। अगला क्वेश्चन, एआईपीएमटी वापस 2010 का 2010 का क्वेश्चन है। मानव में दांत किस से पैदा होता है? दांत मतलब रिंगवर्म स्टूडेंट, डिजीज रिंगवर्म। बहुत सिंपल क्वेश्चन, लगा लेंगे आराम से। यस, फंजाई, कवक। कवक रिंगवर्म के लिए जिम्मेदार है, याद है स्टूडेंट? तो कवक से ये हो जाएगा। अगला आइए, 2011 का क्वेश्चन है। आपको रोग, उसके जीव का नाम और संक्रमण विधि को सही मिलाया गया वो चेक करना है।
फटाफट लगाइए, कौन सी बीमारी में ऐसा हुआ है, मैच करिएगा। हो गया, वीडियो पॉज कर लीजिए। अब मैं बता रहा हूं आंसर। मलेरिया प्लाज्मोडियम से होगा, संक्रमण विधि नर एनोफ्लीज नहीं, मादा एनोफ्लीज, गलत हो गया ये ऑप्शन। टाइफाइड साल्मोना टाइफी से होगा, सांस से भीतर नहीं, दूषित जल और भोजन से होगा। निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई से होगा, और ये बंदूक संक्रमण, यस ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, इसमें तीनों बातें मैच करी। स्लीपर यानी कि स्टूडेंट अफ्रीकी निद्रा रोग, वाउचरेरिया से नहीं, संक्रमित जल और भोजन से नहीं होगा, गलत। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा थर्ड, इसमें सब कुछ सही मिल रहा है। निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जीवाणु से होता है, और ये एक वायु जनित रोग है, बंदूक संक्रमण स्टूडेंट, एयरबॉर्न डिजीज, ड्रॉपलेट। अगला 2012 का क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम का गतिशील जाइगोट कहां होता है, कहां बनेगा जाइगोट, अभी करा था, आंसर लगाइए फटाफट। आरबीसी में नहीं, यकृत में नहीं, मादा एनोफ्लीज के आहार नाल में, यस स्टूडेंट, प्रीवियस क्वेश्चन ही हो गया है। अगला बताइए, 2012 में बहुत जोरदार क्वेश्चन आया, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था, यस जल्दी से। सर्दी जुकाम, कॉमन कोल्ड और निमोनिया में क्या अंतर है, आंसर लगाइए ऑप्शन पढ़ के। स्टूडेंट मैंने आपको बताया था, कॉमन कोल्ड एक वायरस से होता है, राइनो वायरस, जबकि निमोनिया स्टूडेंट जीवाणु जनित रोग है। कॉमन कोल्ड में स्टूडेंट नाक और ऊपरी श्वसन मार्ग प्रभावित होता है, फेफड़े नहीं, जबकि निमोनिया में फेफड़ा प्रभावित होता है। तो स्टार्ट, निमोनिया का होना एक वायरस से होता है, गलत, निमोनिया तो जीवाणु जनित है। निमोनिया का रोगजनक वायु कोशों में संक्रमण करता है, जबकि सर्दी जुकाम में नाक तथा ना कि फेफड़े, ये सही बैठा है स्टूडेंट, एक लाइन। अगला, निमोनिया एक संचारी रोग है, जबकि सर्दी जुकाम नहीं 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 नहीं, नहीं। दोनों कम्युनिकेबल डिजीज है, दोनों संचारी रोग है। निमोनिया एक जीवित क्षीण किए गए बैक्टीरिया वैक्सीन से रोका जा सकता है, जबकि सर्दी जुकाम का कोई प्रभावकारी वैक्सीन नहीं है, गलत स्टूडेंट, ये भी हो जाएगा, क्षीण किए हुए वैक्सीन से नहीं, तो ये भी गलत, इसका आंसर जाएगा सेकंड, डन। अगला स्टूडेंट 2013 का क्वेश्चन है, एस्केरिस का संक्रमण किसके कारण होता है, बहुत सिंपल, कर लिया। एस्केरिस दूषित जल और भोजन से आता है स्टूडेंट, मिट्टी में इसके अंडे पड़े रहते हैं, याद है, तो मच्छर के काटने से नहीं, एस्केरिस के अंडे युक्त जल पीने से, यस। अपूर्ण रूप से पकाए सुअर के मांस से नहीं, सीसी मक्खी से नहीं, तो आंसर आएगा सेकंड। 2013 नीट का क्वेश्चन, बड़ा सिंपल क्वेश्चन ये हो गया। तो अभी तक प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चन करा रहा हूं, मेरे हिसाब से क्लियर है, ठीक है स्टूडेंट। और क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। एम्स 2013 का क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम की लैंगिक अवस्थाएं कहां उत्पन्न होती है, वापस वही क्वेश्चन है, ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये मनुष्य की यकृत कोशिका में नहीं, वीडियो पॉज करके आंसर लगाओ इसका फटाफट। सुनो, प्लाज्मोडियम की लैंगिक अवस्था उत्पन्न होती है मनुष्य के रक्त में, आरबीसी में, और प्लाज्मोडियम के गैमेटोसाइट यानी लैंगिक अवस्थाओं का समेकन होता है मच्छर की आंत्र में। यकृत मनुष्य के आरबीसी में, यस, मच्छर के आंत्र में नहीं, मच्छर के लागत में नहीं, क्वेश्चन का आंसर आएगा सेकंड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट। AIPMT 2015 का क्वेश्चन है, उस फुफ्फुसी रोग का नाम बताइए जिसमें कुपी के भित्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है और गैसीय विनिमिक है कुछ बहुत अधिक कम हो जाता है। जी हाँ स्टूडेंट, ये ऐसे रोग का नाम बताना है जिसमें एल्वेलाई की वॉल डैमेज हो जाएगी स्टूडेंट। अस्थमा में नहीं, प्लूरिसी नहीं, एम्फाइसीमा, यस, निमोनिया में एल्वेलाई की वॉल डैमेज नहीं हुई स्टूडेंट। एम्फाइसीमा वो है जिसमें स्टूडेंट कुपी के सतह क्षेत्रफल बहुत कम हो जाता है। अगला, ये 2019 का क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपको टाइफाइड के कारक का और उसके टेस्ट का मैच करना है, आराम से हो जाएगा, ऑप्शन पढ़ के कर लीजिए इसको। टाइफाइड जीवाणु जनित रोग साल्मोना टाइफी की वजह से होता है और इसके टेस्ट का नाम विडाल टेस्ट होता है। साल्मोना टाइफी एंथ्रोन टेस्ट गलत, साल्मोना टाइफी विडाल टेस्ट, ये हो गया आंसर, यही मिल गया आंसर सेकंड स्टूडेंट, वाइवेक्सोडिन। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने ये क्वेश्चंस करे और इनको तैयार कर लिया है, ठीक है। तो डिजीज के कुछ क्वेश्चंस कराने थे मुझे आपको, वो भी क्लियर हो गया। तो अर्जित प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा, इंग्लिश में एक्वायर्ड इम्यूनिटी, उसका एक जोरदार कैरेक्टर, मेमोरी सेल्स का होना, स्मृति कोशिका, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। और अगर उस अर्जित प्रतिरक्षा में रेस्पॉन्स की बात की जाए तो दो प्रकार के रेस्पॉन्स होते हैं। इम्यून रेस्पॉन्स की अगर मैं बात करता हूं, एक बार और रिवीजन करा देता हूं। इम्यून रेस्पॉन्स की बात करता हूं अगर मैं, तो वो दो प्रकार के होते हैं स्टूडेंट। एक होता है प्राथमिक, प्राइमरी श्योर, जो कि धीमा होता है और तीव्रता भी कम होती है स्टूडेंट, प्राइमरी, और यह पहली बार रोग जनक के शरीर में प्रवेश करने पर उत्पन्न होता है। उसके बाद
इसी प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स के दौरान बन जाती है मेमोरी सेल्स और ये शरीर में संग्रहित हो जाती है। अब दोबारा वही रोगजनक जब शरीर में प्रवेश करता है तो इम्यून रेस्पॉन्स नंबर 2 प्रदर्शित। अर्जित प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है स्टूडेंट, एक होती है एक्टिव, एक होती है पैसिव, सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। अब एक्टिव क्या होती है, जरा ध्यान से सुनना। सक्रिय प्रतिरक्षा उसे कहते हैं जिसमें हमारा शरीर सक्रिय रूप से एंटीबॉडी का उत्पादन करे। जी हाँ, सक्रिय प्रतिरक्षा उसे कहते हैं जिसमें शरीर सक्रिय रूप से एंटीबॉडी का प्रतिरक्षियों का उत्पादन करता है। और निष्क्रिय प्रतिरक्षा उसे कहते हैं स्टूडेंट जिसमें कि शरीर एंटीबॉडी का उत्पादन नहीं करता, उसे बाहर से ही रेडीमेड एंटीबॉडी प्रवेश कराई जाए। जी हाँ स्टूडेंट, तो आइए स्टार्ट करते हैं अब हम हमारा टॉपिक जिसका नाम है प्रतिरक्षा, अर्जित प्रतिरक्षा के प्रकार, और वो है दो प्रकार की। उपार्जित प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है, सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा, निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। इंग्लिश में एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। डन। अब आइए स्टूडेंट, जोरदार पॉइंट आपको बताऊंगा। सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा में शरीर खुद उत्पादन करता है एंटीबॉडी का, ये होता है स्टूडेंट जोरदार पॉइंट। देखिएगा, जब एंटीजन का सामना करता है शरीर तो शरीर में प्रतिरक्षी पैदा होते हैं स्टूडेंट। जी हां, शरीर में एंटीबॉडी का उत्पादन हो उसे कहते हैं सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। अब वो रोगाणु मृत अवस्था में जाए, प्राकृतिक रूप से प्रवेश करे, पर शरीर में जब रोगजनक अंदर जाएगा तो शरीर उसके खिलाफ एंटीबॉडी का उत्पादन करे तो सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा कहलाएगी। डन। जैसे स्टूडेंट, हम बीमार होते हैं, हमारे संक्रमण हुआ, हमारे अंदर कोई रोगजनक गया, हमारे को इन्फेक्शन हुआ, हम बीमार हुए, शरीर में एंटीबॉडी बनी, तो वो हो गई सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। जी हाँ स्टूडेंट, प्राकृतिक वाली, प्राकृतिक रूप से मैं बीमार पड़ा। डन। ये देखिएगा स्टार्ट। इस प्रकार की प्रतिरक्षा सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है जिसमें हमारा शरीर ही एंटीबॉडी का उत्पादन करे। सक्रिय प्रतिरक्षा धीमी होती है स्टूडेंट। जी हाँ, धीमी होती है क्योंकि इसमें शरीर को एंटीबॉडी बनाने में समय लग जाता है। आगे बढ़ते हैं। और अपनी पूरी प्रभावशाली अनुक्रिया प्रदर्शित करने में समय लेती है। अब सक्रिय प्रतिरक्षा के उदाहरण पूछे जाए तो सक्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण पहला, हमें प्राकृतिक रूप से संक्रमण हो जाए, इसे कहते हैं नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। जी हाँ स्टूडेंट। और एक दूसरा स्टूडेंट टीकाकरण, वैक्सीनेशन, आपने नाम सुना होगा। हम क्या करते हैं, वैक्सीनेशन होता है, बच्चा पैदा हुआ उसके वैक्सीनेशन का कार्ड बना हुआ है, वैक्सीन लगा रहे हैं। वैक्सीन में क्या होता है, मृत जीवाणु होता है, रोगाणु होता है। जी हाँ, और वो डाल दिया, एंटीजन गया शरीर में, अब बच्चे के अंदर एंटीबॉडी का उत्पादन हो रहा है। तो स्टूडेंट, वैक्सीनेशन आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम एक्टिव इम्यूनिटी है। जी हाँ, कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा है। और कोई इंफेक्शन हो जाना, हमारे अंदर रोगजनक अपने आप जाए तो इससे नेचुरल यानी प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा है। दोनों केस में शरीर ही एंटीबॉडी बना रहा है। देखिएगा उदाहरण, टीकाकरण एक प्राकृतिक संक्रमण के द्वारा शरीर में जाना, यानी अब दो प्रकार करें, प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा। ये कब होगा, जब हमें इंफेक्शन हो जाए स्टूडेंट। प्राकृतिक संक्रमण द्वारा रोगजनक जब शरीर में प्रवेश करते हैं तो उसके कारण जो प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है उसे कहते हैं नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। जी हाँ स्टूडेंट, ऐसे व्यक्ति में जैसे स्टूडेंट स्मॉल पॉक्स, जी हाँ स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, मम्स, ये बीमारी अगर किसी व्यक्ति को हो गई तो उसके अंदर इसकी एंटीबॉडी बन गई है, पर पहले एक बार बीमार हुआ। श्योर, टीकाकरण का बेस भी तो यही बना, टीकाकरण का ही। अब अगर ऐसा है कि वो एक बार बीमार हुआ, उसके अंदर एंटीबॉडी बन गई, मेमोरी सेल बन गई, तो दोबारा वो रोगजनक जब भी आएगा तो स्टूडेंट क्या होगा, वो मेमोरी सेल हो एंटीबॉडी को तुरंत बना देगी सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स के कारण, इसलिए वो बीमार नहीं हुआ, पर एक बार तो बीमार पड़ा। इसीलिए टीकाकरण किया गया कि बिना बीमार पड़े पहले ही उसके अंदर रोगाणु को निष्क्रिय करके डाल दो। अब शरीर उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी तो वो हो जाएगा कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। आइए स्टार्ट। कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा, देखो इसका, यह प्रतिरक्षा वैक्सीनेशन या टीकाकरण, जानबूझकर रोगाणु के टीकाकरण द्वारा विकसित होता है। पोलियो वैक्सीन, बीसीजी का टीका, ये क्या है, यही तो है स्टूडेंट। तो आज के बाद स्टार्ट। एक्टिव इम्यूनिटी में शरीर एंटीबॉडी बनाएगा, हाँ, उसके व्यक्ति के शरीर में रोगाणु प्रवेश करेगा, हाँ, और फिर शरीर उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा। अब रोगाणु प्रवेश कैसे करेगा, प्राकृतिक रूप से संक्रमण से प्रवेश करे तो फिर ये हो गई प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा। और अगर
टीकाकरण द्वारा रोगाणु अंदर डाला जाए तो ये हो गए कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा। तो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो प्रकार की, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में नेचुरल इन्फेक्शन हो, रोग हो, तब जैसे स्मॉल पॉक्स, चेचक हो गया, यस, इसमें वैक्सीनेशन थे। तो आज के बाद टीकाकरण किसका उदाहरण है? टीकाकरण उदाहरण है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी का, कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा का। डन। अब आया दूसरा स्टूडेंट, उपार्जित प्रतिरक्षा का दूसरा प्रकार, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। और पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा में शरीर कोई एंटीबॉडी नहीं बनाता, उसमें बाहर से तैयार की गई एंटीबॉडी प्रविष्ट कराई जाती है। तो जब एंटीबॉडी डाली जाएगी तो एंटीबॉडी तुरंत काम करेगी, शरीर को बनाने नहीं, शरीर तो निष्क्रिय रूप से पड़ा हुआ, उसमें एंटीबॉडी गई और एंटीबॉडी ने अपना काम किया, तो जल्दी से प्रभाव आएगा, पर प्रभाव परमानेंट नहीं रहेगा। जी हाँ, जब भी रोगाणु आएगा आपको हर बार एंटीबॉडी डालनी पड़ेगी, दीर्घकालिक प्रमाण नहीं होगा लेकिन शीघ्र होगा। तो पैसिव इम्यूनिटी। स्टार्ट। निष्क्रिय प्रतिरक्षा, जब शरीर की रक्षा के लिए बने बनाए एंटीबॉडी, रेडीमेड एंटीबॉडी सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं, तो इसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। इसमें शरीर एंटीबॉडी नहीं बनाता है, डबल स्टार, इसमें शरीर एंटीबॉडी नहीं बनाता है, रेडीमेड एंटीबॉडी शरीर में प्रविष्ट कराए जाते हैं, इसलिए इसका प्रभाव शीघ्र आता है लेकिन वो प्रभाव दीर्घकालिक नहीं होता है, इसमें शीघ्र और तुरंत आराम होता है। जी हाँ स्टूडेंट, जैसे इंजेक्शन। नहीं आई बात समझ? आज मान लीजिए चोट लग गई, बीमारी हो गई, तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा इंजेक्शन लिख देता हूं। तो जो इंजेक्शन होता है स्टूडेंट, हमारे चोट लग जाती है, कहते नहीं हम एंटी टिटनस सीरम लगा दो, ठीक, घाव लगी, कट लग गया, चोट लग गई, तो एटीएस एंटी टिटनस सीरम डॉक्टर लगा देता है ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। डिप्थीरिया के इंजेक्शन लगे, बीमार हुए, हमारे गला खराब है, डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने कहा ये 4 इंजेक्शन लगे। इंजेक्शन जो लगते हैं उन इंजेक्शन में रेडीमेड एंटीबॉडी होती है, और टीका जो होता है वैक्सीन, उसमें रोगजनक होता है और उसमें एंटीबॉडी नहीं होती है, वो अंदर जाके एंटीबॉडी बनवाता है। तो टीकाकरण सक्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है और इंजेक्शन निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है। हाँ, हम जो गोलियां खाते हैं वो एंटीबॉडी, ये लो रेडीमेड एंटीबॉडी, जैसे मैं आपको बताऊं, जिसमें शरीर नहीं बना रहा। अब इसमें भी दो प्रकार, जैसे एक बार गर्भावस्था में जब बच्चा मां के गर्भाशय में है तो प्लेसेंटा से मां के द्वारा उसमें कुछ एंटीबॉडी जाती है, आईजीजी। जी हाँ, तो प्लेसेंटा से होके गर्भस्थ माता से उसके शिशु में जो एंटीबॉडी जा रही है, तो शिशु के शरीर ने थोड़ी बनाई है, मां के शरीर से बच्चे में गई है, प्लेसेंटा से होके, तो वो बच्चे के लिए हो गई पैसिव इम्यूनिटी। कौन सी? प्राकृतिक रूप से, नेचुरल। हाँ, जो है माता बच्चे को दूध पिलाती है। जी हाँ, अब नवजात शिशु को दूध पिलाया जा रहा है, उस दूध को कोलेस्ट्रम कहते हैं। दूध में एंटीबॉडी होती है जो बच्चे की सुरक्षा देती है। कहते हैं ना, जन्म के बाद 6 महीने तक मां का दूध पिलाना चाहिए, तो उसमें एंटीबॉडी है। अब वो एंटीबॉडी भी बच्चे ने थोड़ी बनाई, मां ने दी है, दूध के द्वारा बच्चे में गई है, आईजीए एंटीबॉडी होती है। तो माता से निकलने वाला जो दूध होता है नवजात शिशु को पिलाया जाता है, वो भी प्राकृतिक पैसिव इम्यूनिटी यानी निष्क्रिय प्रतिरक्षा। प्लेसेंटा से जो गर्भस्थ महिला से स्टूडेंट गर्भस्थ माता से उसके बच्चे में गई, वो भी प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा है। और जो इंजेक्शन लगते हैं वो कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा है। हाँ, स्टार्ट। प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा, दुग्ध स्त्रावन, मां के द्वारा स्रावित पीले रंग का तरल स्टूडेंट कोलेस्ट्रम में जो है स्टूडेंट आईजीए प्रतिरक्षी प्रचुर मात्रा में होती है। इसके अलावा गर्भावस्था के दौरान मां से भ्रूण में प्लेसेंटा द्वारा आईजीजी प्रवेश करते हैं। दोनों किसके दौरान है? नेचुरल है ना, प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा। अब कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा, जब बने बना एंटीबॉडी प्रत्यक्ष रूप से शरीर में प्रवेश कराए, जैसे सांप के काटने पे एंटीविनोम लगाया इंजेक्शन, हाँ, एंटी टिटनस सीरम, जी, डिप्थीरिया होने पे एंटी डिप्थीरिया सीरम, ये सब इंजेक्शन जो लगते हैं। तो सांप के काटने पे एंटीविनोम देना, चोट लगने पे एंटी टिटनस सीरम देना, एटीएस का इंजेक्शन, ये सब क्या हो गया? कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो इंजेक्शन कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण, टीकाकरण कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण, मां के दूध से जो प्रतिरक्षा गई वो प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा, गर्भस्थ महिला के प्लेसेंटा से जो एंटीबॉडी बच्चे में गई वो प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा। जी,
इन्फेक्शन होने पर एंटीबॉडी शरीर में बनी तो वो प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा, डबल स्टार, शानदार। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी, उपार्जित प्रतिरक्षा दो प्रकार की, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। सक्रिय प्रतिरक्षा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय प्रतिरक्षा में शरीर खुद एंटीबॉडी बनाता है रोगजनक के प्रवेश करने पर। निष्क्रिय प्रतिरक्षा में रेडीमेड एंटीबॉडी बनी बनाई प्रतिरक्षी शरीर में प्रवेश कराई जाती है, शरीर नहीं बनाता। सक्रिय प्रतिरक्षा जो है धीमी होती है पर दीर्घकालिक होती है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा शीघ्र आराम देती है, तुरंत काम करती है पर दीर्घकालिक नहीं होती है। अब सक्रिय प्रतिरक्षा दो प्रकार की, नेचुरल और आर्टिफिशियल, प्राकृतिक और कृत्रिम। नेचुरल में इन्फेक्शन होने पर, रोग होने पर जो आती है। कृत्रिम में वैक्सीनेशन, टीकाकरण जिसे कहते हैं। इसी तरीके से निष्क्रिय प्रतिरक्षा भी दो प्रकार की, नेचुरल, आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब जैसे गर्भस्थ महिला से प्लेसेंटा द्वारा उसके बच्चे में आईजीजी एंटीबॉडी जाना, नवजात शिशु को मां जो दूध पिलाती है उसमें आईजी एंटीबॉडी होना। और कृत्रिम वाले का उदाहरण इंजेक्शन, सांप के काटने पर एंटीवीनोम इंजेक्शन देना, एंटी टिटनस सीरम चोट लगने पर देना। यह है स्टूडेंट, तो ये तैयार। जरा इसका फ्लो चार्ट में आपको बताता हूं। पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो प्रकार, नेचुरल, आर्टिफिशियल। प्लेसेंटा से और कोलेस्ट्रम में आईजी है। इंजेक्शन जैसे एंटी टिटनस सीरम, एंटी डिप्थीरिया सीरम, एंटीवीनोम देना, डबल स्टार। तो ये पैसिव का भी हो गया। बोलो हाँ या ना स्टूडेंट, शानदार। तो उपार्जित प्रतिरक्षा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी किसकी वजह से होती है? तो आंसर है लिम्फोसाइट, लसीकाणु। ब्लड में एक होती है आरबीसी, एक होती है डब्ल्यूबीसी और एक होती है प्लेटलेट्स। अगर इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा की बात करूं तो केवल यह जिम्मेदार डब्ल्यूबीसी। अब डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार की होती है। एक होती है एसिडोफिल्स, एक होती है बेसोफिल्स, एक होती है न्यूट्रोफिल्स। एक होती है लिम्फोसाइट। न्यूट्रोफिल के अलावा मोनोसाइट और एक होती है लिम्फोसाइट। डन मानू? प्रतिरक्षा के लिए डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार की, उनमें से अब डबल स्टार इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूंगा अगर, तो स्टूडेंट्स न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट जो होती है ये सहज प्रतिरक्षा, इन्नेट इम्यूनिटी। और उसमें भी कौन सा? शायद कोशिकीय अवरोध। बोलिए हाँ या ना, रिवीजन करा रहा हूं। अब बचती है लिम्फोसाइट, एक वर्ड। और लिम्फोसाइट होती है स्टूडेंट अर्जित प्रतिरक्षा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अर्जित प्रतिरक्षा जो होती है वो लिम्फोसाइट की वजह से होती है स्टूडेंट। लिम्फोसाइट सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी है, सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट है, सबसे ज्यादा मिलने वाली डब्ल्यूबीसी न्यूट्रोफिल है। लिम्फोसाइट का केंद्रक बड़ा गोलाकार होता है। लिम्फोसाइट इस तरीके से होती है स्टूडेंट। अगर इसकी संरचना की बात की जाए तो इसका केंद्रक इस तरीके से। लिम्फोसाइट अकणिका में डब्ल्यूबीसी होती है। जी हां, अकणिका में डब्ल्यूबीसी, ये नाम होता है इनका। लिम्फोसाइट अकणिका में डब्ल्यूबीसी होती है। कुल डब्ल्यूबीसी का 20 से 25% होती है स्टूडेंट, 20-25% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी। कुल डब्ल्यूबीसी का 20 से 25% लिम्फोसाइट होती है स्टूडेंट। इसका केंद्र गोलाकार होता है स्टूडेंट। लिम्फोसाइट प्रतिरक्षा से संबंधित है, अर्जित प्रतिरक्षा। अकणिका में डब्ल्यूबीसी होती है। लिम्फोसाइट का उत्पादन लाल अस्थि मज्जा में होता है स्टूडेंट। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूं। लाल अस्थि मज्जा में लिम्फोसाइट बनती है, उससे अविभेदित कोशिका बनती है, वो अपरिपक्व लिम्फोसाइट में परिवर्तित होती है। डन।
अब आप परिपक्व लिम्फोसाइट जो बन गई, लाल अस्थि मज्जा, मान लीजिए लाल अस्थि मज्जा, ये स्टूडेंट हमारी बोन होती है, ये बोन लंबी बोन, उसके सिरे, और लंबी बोन के जो सिरे होते हैं उन पर रेड बोन मेरो भरा होता है। लाल अस्थि मज्जा और रेड बोन मेरो में ही रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है, यही बनाती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, सब कुछ डबल स्टार के साथ। आरबीसी, प्लेटलेट, सबका निर्माण, डब्ल्यूबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। लाल अस्थि मज्जा हमारे शरीर की लंबी अस्थियों के सिरों पर होती है, इसके अलावा कशेरुकाओं में, पसलियों में, यहां होता है। अब जो लिम्फोसाइट लाल अस्थि मज्जा में बन गई, मान लीजिए लिम्फोसाइट लाल अस्थि मज्जा में बन गई, बहुत सारी लिम्फोसाइट ये बन गई जो अपरिपक्व है। इनमें से कुछ लिम्फोसाइट स्टूडेंट रक्त में कूदेंगी, आएंगी, और इनका परिपक्वन रक्त में बहने के दौरान ही हो जाएंगी। ओके सर। कुछ लिम्फोसाइट लाल अस्थि मज्जा में ही रहेंगी और इनका परिपक्वन यही होगा, और अधिकांश लिम्फोसाइट रक्त में आएंगे और उसके बाद जाएगी एक जगह पे, और उस जगह का नाम होगा थाइमस ग्लैंड स्टूडेंट, डबल स्टार। थाइमस, हमारे शरीर में थाइमस ग्लैंड होती है स्टूडेंट, हमारे शरीर के अधर सतह पर स्टर्नम के पीछे, और वहां पर ये लिम्फोसाइट बहती हुई जाएगी और थाइमस ग्लैंड में जाके इनका परिपक्वन होगा। तो आज के बाद लिम्फोसाइट का परिपक्वन मुख्यतः दो जगह हुआ। अधिकांश लिम्फोसाइट का परिपक्वन थाइमस ग्रंथि में होता है, और कुछ का परिपक्वन लाल अस्थि मज्जा में ही हो जाता है स्टूडेंट, बोन मैरो में ही। तो परिपक्वन कहां हुआ है उसके आधार पे दो प्रकार की लिम्फोसाइट हम बोल रहे हैं। जिनका परिपक्वन थाइमस ग्रंथि में हुआ स्टूडेंट, उन्हें टी लिम्फोसाइट के नाम से बुलाया जाता है। टी लिम्फोसाइट मतलब टी का मतलब थाइमस, और जिनका परिपक्वन अस्थि मज्जा में हुआ है उन्हें बी लिम्फोसाइट के नाम से बुलाया जाता है। बी का मतलब बोन मेरो, बी लिम्फोसाइट। ये लीजिए स्टूडेंट, डबल स्टार। मैंने आपको यह भी बोला था कि कुछ लिम्फोसाइट 5 से 6% तक वो रक्त में गिरती है और उनका परिपक्वन रक्त में ही हो जाता है। उन्हें हम एनके सेल कहते हैं, जो मैंने आपको प्रतिरक्षा, सहज प्रतिरक्षा में बताया था। एनके सेल, प्राकृतिक मारक कोशिका, नेचुरल किलर सेल, वो एक तरीके से लिम्फोसाइट का प्रकार है। तो आज के बाद लिम्फोसाइट 3 प्रकार हो गए। एनके सेल, इसको आप मान लो असली है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट टोटल लिम्फोसाइट का 60 से 70% होती है। 70% टी लिम्फोसाइट है, थाइमस ग्रंथि में परिपक्वन होता है। लिम्फोसाइट हो कोई सी भी, बनेगी लाल अस्थि मज्जा में, पर परिपक्वन अलग अलग जगह पर होता है। इसके आधार पर प्रकार हो गए। अगर परिपक्वन थाइमस ग्रंथि में हो रहा है तो टी लिम्फोसाइट, अगर परिपक्वन अस्थि मज्जा में हो रहा है तो बी लिम्फोसाइट। डन। तो लिम्फोसाइट एक शब्द और ये कुछ और। तो स्टार्ट करते हैं। उपार्जित प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार जो है उसका नाम होता है लसीकाणु, लिम्फोसाइट। और स्टार्ट। यह डब्ल्यूबीसी का एक प्रकार है। कुल डब्ल्यूबीसी का 20 से 25% होती है। सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी है। इसका केंद्रक बड़ा और गोलाकार है। लिम्फोसाइट का लाल अस्थि मज्जा में बनती है। यह अकणिका में डब्ल्यूबीसी है। अकणिका में डब्ल्यूबीसी है। जोरदार, ये तैयार। अब लिम्फोसाइट का कैसे परिपक्वन और वो सब होता है देखे। लाल अस्थि मज्जा, उसमें अविभेदित कोशिका, उससे अपरिपक्व लिम्फोसाइट बनी। ओके साहब। अब परिपक्वन कहां होगा। कुछ रक्त में परिपक्व हो जाती है, नाम पड़ता है एनके सेल्स, टोटल 5 से 7%। कुछ अस्थि मज्जा में ही रहती है और वहीं परिपक्व हो जाती है, नाम पड़ता है बी लिम्फोसाइट, टोटल 20 से 30%। कुछ थाइमस और अधिकांश थाइमस ग्रंथि में रक्त द्वारा चली जाती है और फिर वहां परिपक्वन होता है, नाम पड़ता है टी लिम्फोसाइट, 60 से 70%। तो बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और एनके सेल। अर्जित प्रतिरक्षा के लिए बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। एनके सेल तो सहज प्रतिरक्षा में आएगी, कोशिकीय अवरोध में। डन। श्योर। अब बी और टी लिम्फोसाइट के बारे में बात करनी। टी लिम्फोसाइट शुरू से बात करते हैं। टी लिम्फोसाइट का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है, किंतु परिपक्वन थाइमस ग्रंथि में होता है। टी लिम्फोसाइट सबसे ज्यादा मिलने वाली लिम्फोसाइट है, टोटल लसीकाणु का 60 से 70%। टी लिम्फोसाइट 4 प्रकार की होती है स्टूडेंट। किलर टी सेल, हेल्पर टी सेल, सप्रेसर टी सेल और मेमोरी टी सेल। आइए स्टार्ट करते हैं। टी लिम्फोसाइट 4 प्रकार की होती है। पहला हेल्पर टी सेल, सहायक।
टी कोशिका, किलर टी सेल मारक भेदक जिसे कहते हैं, संदमक टी सेल सप्रेसर, और मेमोरी टी सेल स्मृति। टी सेल 4 प्रकार, इनमें सबसे ज्यादा हेल्पर टी सेल होती है। हेल्पर टी सेल जो होती है स्टूडेंट, ये मुख्य भूमिका निभाती है प्रतिरक्षा तंत्र में। जी हाँ, हेल्पर टी सेल मुख्य भूमिका निभाती है, जो कि किलर टी सेल को और बी लिम्फोसाइट को सक्रिय करती है। आपके प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय करने का काम यही करती है। अंदर आने वाले एंटीजन को पहचान कर प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय हेल्पर टी सेल करती है। सबसे ज्यादा पाई जाने वाली टी लिम्फोसाइट है हेल्पर टी सेल। आइए स्टार्ट। सहायक टी सेल, यह सक्रिय हेल्पर टी सेल किलर टी सेल तथा बी सेल को उत्तेजित कर देती है। ये दोनों सेल विभाजित होती है और फिर क्लोन बनता है। यस स्टूडेंट, हेल्पर टी सेल सबसे अधिक मिलने वाली टी लिम्फोसाइट है जो प्रतिरक्षा में सहायक भूमिका निभाती है। डन। सेकंड नंबर, किलर टी सेल मारक टी कोशिका। यह स्टूडेंट यही प्रतिरक्षा देने का काम करती है। जब इसको हेल्पर टी सेल सक्रिय कर देती है तो यह जाती है रोगाणु के पास। जी हाँ, और रोगाणु में जाकर स्टूडेंट उसमें छेद कर कर उसको मारने का काम करती है। तो ये खुद सक्रिय रूप से भाग लेती है और रोगाणु को मारने का काम करती है। स्टार्ट। मारक टी सेल, ये कोशिका तथा इनका समूह लक्ष्य कोशिका और संक्रमित कोशिका को नष्ट करता है। यह परफोरिन नाम का पदार्थ स्रावित करती है और उस पदार्थ के द्वारा छेद हो जाता है रोगाणु कोशिका में और उससे फिर वो मर जाता है। ये कैंसर कोशिका और रोगाणु को मारने का काम करती है। खुद गई और खुद ने मारने का काम करा। डन। अगला, संदमक टी सेल, यह प्रतिरक्षा तंत्र को संदमित करने का काम करता है। यह हेल्पर टी सेल्स को संदमित करती है स्टूडेंट। जी हाँ, और एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है ये हमारे शरीर के सेल्फ और नॉन सेल्फ कोशिकाओं के बीच में विभेद करवाती है। ये शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को स्वयं के एंटीजन को मारने से रोकती है। हाँ, कहीं हमारा शरीर हमारी एंटीबॉडी को मारना, हमारे शरीर की जो सेल्फ सेल्स एंटीजन उनको नहीं मार दे, रोकते हैं। इस कारण इनको सप्रेसर टी सेल कहा जाता है। ये कोशिका टी हेल्पर सेल और टी किलर सेल्स के कार्य को अवरोधित करती है। श्योर, ये काम करती है। और एक होती है मेमोरी सेल स्टूडेंट, जो टी किलर सेल काम करने के बाद जो मेमोरी बनती है वो मेमोरी सेल, ताकि अगली बार जब रोगाणु आता है तो उसके खिलाफ तुरंत जो है टी किलर सेल का उत्पादन हो सके। तो आज के बाद टी सेल, टी लिम्फोसाइट 4 प्रकार की, मेमोरी टी सेल, सप्रेसर टी सेल, किलर टी सेल और हेल्पर टी सेल। इनमें सबसे ज्यादा मिलती है हेल्पर टी सेल सहायक, और यही मुख्य भूमिका निभाती है। किलर टी सेल को यही सक्रिय करती है हेल्पर टी सेल। डन। और किलर टी सेल खुद जाती है रोगाणु के पास और उसकी प्लाज्मा कला में छेद करके रोगाणु को और कैंसर की कोशिका को नष्ट करती है। डबल स्टार। तो ये लसीकाणु लिम्फोसाइट नाम का हमने टॉपिक पढ़ा अभी तक का, मुझे लग रहा है डन। तो पॉइंट ये आ गया कि लिम्फोसाइट 2 प्रकार की होती है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। अब स्टूडेंट, ये दोनों की वजह से हमारे शरीर में 2 प्रकार का प्रतिरक्षा तंत्र होता है। दोबारा, टी लिम्फोसाइट के कारण शरीर को जो प्रतिरक्षा मिलती होती है कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा, जो कि टी लिम्फोसाइट में किलर यानी मारक टी सेल जाती है और खुद मारने का काम करती है, इसलिए उसे बोलते हैं कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा। और बी लिम्फोसाइट के कारण जो प्रतिरक्षा शरीर को मिलती है उसे कहते हैं तरल प्रतिरक्षा या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। यस स्टूडेंट, प्रतिरक्षी मध्यस्थता। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? जो स्टार्ट करता हूं स्टूडेंट, पहले तो मैंने आपको कहा था मेमोरी टी सेल, इन कोशिकाओं का निर्माण सक्रिय टी सेल से होता है और ये लसिका ऊतक में उपस्थित रहती है। ये ना तो योगजनक को मारती ना ही प्रतिरक्षा बनाती है, ये तो बस स्टोर रहती है वहां। अब अगली बार जब रोगजनक आएगा तब काम करेंगे। डन। अब आइए, प्रतिरक्षा तंत्र 2 प्रकार का होता है लिम्फोसाइट के आधार पर। पहला, कोशिका आधारित प्रतिरक्षी तंत्र, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी CMI। जी हाँ स्टूडेंट, सेलुलर इम्यूनिटी। और ये किसकी वजह से होगी? टी लिम्फोसाइट की वजह से होगी। ये लो, क्योंकि लिम्फोसाइट 2 प्रकार की, इसलिए शरीर में प्रतिरक्षा 2 प्रकार की। सेलुलर इम्यूनिटी कोशिकीय प्रतिरक्षा, जिसमें कि जो टी लिम्फोसाइट के कारण होगी, और दूसरी सब प्रतिरक्षी आधारित प्रतिरक्षा एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिसे तरल प्रतिरक्षा भी कहते हैं, और ये बी लिम्फोसाइट के कारण होगी। आपने कहा ऐसा क्यों साहब? मैं बता देता हूं आपको। टी लिम्फोसाइट खुद
टी किलर सेल जाती है मारने, जबकि बी लिम्फोसाइट में बी सेल कभी नहीं जाती है। जब वो रक्त में एक पदार्थ डाल देती है, उस प्रोटीन का नाम एंटीबॉडी होता है और वो जाता है मारने के लिए। तो एंटीबॉडी के कारण जो प्रतिरक्षा मिली इसलिए उसका नाम एंटीबॉडी मीडिएटेड प्रतिरक्षा। रक्त के द्वारा बहाया गया इसलिए उसको तरल प्रतिरक्षा का। जबकि टी लिम्फोसाइट से जो प्रतिरक्षा आई है उसमें स्टूडेंट खुद किलर सेल गई है, सेल ने मारा है, इसलिए कोशिकीय प्रतिरक्षा। डबल स्टार इंपॉर्टेंट। तो आइए पहले पढ़ेंगे कोशिका आधारित प्रतिरक्षा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और यह प्रतिरक्षा टी लिम्फोसाइट के कारण होती है। डबल स्टार श्योर। और स्टूडेंट आज आपको बताऊं, इस प्रतिरक्षा द्वारा कैंसर की कोशिकाओं को मारा जाता है, इस प्रतिरक्षा द्वारा अन्य बाह्य कोशिकाओं को नष्ट कराया जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं आपको, हमारे शरीर में कोई अंग अगर खराब हो जाता है, कार्य नहीं कर पा रहा है, तो डॉक्टर उसको हटा के उसको रिप्लेस करता है। आपने नाम सुना होगा ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, अंग प्रत्यारोपण। हाँ या ना? ऊतक का प्रत्यारोपण हो, अंग का प्रत्यारोपण हो। तो एक बात बताओ, अगर मेरी किडनी खराब है तो मैं किसी की भी किडनी लगा लूंगा? नहीं लगा सकता, मैच करवानी पड़ेगी। किसी की भी किडनी क्यों नहीं लगी? किडनी तो सेम है ना, लग जाती ना। मेरे में किसी भी व्यक्ति की किडनी ली और लगा ली? नहीं, आपने उसकी किडनी लगाई, आपका प्रतिरक्षा तंत्र आएगा और उसकी किडनी पर आक्रमण कर देगा, जो आपने शरीर में प्रवेश कराई, और किडनी को क्षतिग्रस्त कर देगा। यानी कि जो अंग का या ऊतक का प्रत्यारोपण हुआ उसको नकार दिया जाएगा प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा आपके। तभी तो मैच करवा के फिर लगाई जाती, ताकि हमारा शरीर उस किडनी के लिए एंटीबॉडी न बनाए, हमारा शरीर उसके खिलाफ काम न करे। आखिर कौन सा प्रतिरक्षा? डबल स्टार कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा। नीट में 2 बार आ गया, एनसीईआरटी की लाइन है। कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा, सेल कोशिकीय प्रतिरक्षा के कारण अंग प्रत्यारोपण का नकारा जाता है। जी हाँ, ऑर्गन या टिश्यू रिजेक्शन, ग्राफ्ट रिजेक्शन जिसे कहते हैं, अंग प्रत्यारोपण को नकारने में कौन सी प्रतिरक्षा है? तो यही वाली है, कोशिकीय प्रतिरक्षा। डबल स्टार एनसीईआरटी लाइन और नीट में पूछा गया, कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा ही निरोध को अस्वीकार कर देती है स्टूडेंट। जी हाँ, टिश्यू ग्राफ्ट रिजेक्शन स्टूडेंट इंग्लिश में। टिश्यू ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए कौन सी अगर पूछे तो आज जवाब आ गया ये, सेलुलर इम्यूनिटी। इसके अलावा स्टूडेंट कैंसर कोशिकाओं को कौन मारेगा? सेलुलर इम्यूनिटी। भाई आने वाले कौन मारेगा? सेलुलर इम्यूनिटी। अब आती है दूसरी वाली, तरल, यानी कि स्टूडेंट तरल प्रतिरक्षा, जिसमें एंटीबॉडी काम करेगी। प्रतिरक्षी आधारित प्रतिरक्षा तंत्र, इसमें स्टूडेंट बी लिम्फोसाइट का योगदान होता है। बी लिम्फोसाइट विभाजन करके प्लाज्मा कोशिका बनाती है, और प्लाज्मा कोशिकाएं एक विशेष प्रोटीन डालती है जिसका नाम एंटीबॉडी होता है, प्रतिरक्षी, और वो रक्त द्वारा बहता हुआ जाता है, वो फिर मारता है एंटीबॉडी स्टूडेंट। जी हाँ, यह बी लिम्फोसाइट द्वारा स्रावित एंटीबॉडी पर आधारित होती है। डबल स्टार रोगजनक की अनुक्रिया में बी लिम्फोसाइट हमारे रक्त में प्रोटीन की सेना उत्पन्न करते हैं ताकि वो रोगजनक से लड़ सके। प्रोटीन की ये सेना एंटीबॉडीज कहलाती है। जी हाँ, एंटीबॉडीज प्रतिरक्षी एंटीबॉडी। ये लीजिए स्टूडेंट, ह्यूमरल प्रतिरक्षा बाहरी बैक्टीरिया वायरस से सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके अलावा श्वसन और आंत्र माध्यम से आने वाले जो संक्रमित करते हैं, हमारे श्वसन मार्ग और हमारे आंत्र के द्वारा जो खाने से जो बैक्टीरिया वायरस आते हैं उनको मारने का काम ये करती है। पर कैंसर कोशिका और बाकी को मारने का काम कोशिकीय प्रतिरक्षा करती है। तो प्रतिरक्षा 2 प्रकार की, कोशिकीय प्रतिरक्षा, तरल प्रतिरक्षा यानी स्टूडेंट CMI सेलुलर मीडिएटेड इम्यूनिटी और AMI एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये टी लिम्फोसाइट के कारण, ये बी लिम्फोसाइट के कारण, डबल स्टार के साथ इंपॉर्टेंट। बोलो हाँ या ना यार, जोरदार तैयारी करनी है, मजा आ जाना चाहिए मुझे। हाँ या ना? शानदार तैयार। और ग्राफ्ट रिजेक्शन यानी कि अंग प्रत्यारोपित अंग का नकारा किसने? तो सेलुलर इम्यूनिटी। डन? यहां तक का तैयार है स्टूडेंट? यस स्टूडेंट्स, तो हमने इम्यूनिटी में इननेट इम्यूनिटी कंप्लीट कर दिया, उसके चारों बैरियर वो कंप्लीट हो गए। इसके अलावा एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर उसके कैरेक्टर्स कंप्लीट हो गए। और फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी के जो प्रकार हैं जैसे कि सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा, वो भी हमने कंप्लीट कर दिया। डन है? आइए मैं आपको कुछ वर्ड देता हूं, आप उन वर्ड को अपनी कॉपी में लिखकर उनके सामने वो किस इम्यूनिटी में आएंगे वो आपको बताना पड़ेगा। तो मैं वर्ड दे रहा हूं स्टूडेंट,
आमाशय में अम्ल, एसिड इन स्टमक, इंटरफेरॉन, मोनोसाइट, म्यूकस मेम्ब्रेन, टीकाकरण वैक्सीनेशन, कोलेस्ट्रम, एनके सेल नेचुरल किलर सेल प्राकृतिक मारक कोशिका और एंटीविनोम। अब आपको इनके सामने लिखना है स्टूडेंट कि ये किस इम्यूनिटी का भाग है, कौन सी प्रतिरक्षा है, कौन सा बैरियर है, ये आपको बताना पड़ेगा। तो वीडियो को पॉज करो, इनके सामने इनके फटाफट पहले इनके नाम लिखो इधर और इसी कल्टू करके इनके बारे में लिखो कौन सी इम्यूनिटी। वीडियो पॉज कर लो। चलिए स्टूडेंट, अब मैं इसका सॉल्यूशन दे रहा हूं आपको, आपने लिख लिया होगा। मैच करते हैं जरा, स्टार्ट। सबसे पहला स्टूडेंट हमारे पास आया एसिड इन स्टमक स्टूडेंट, और मैं आपको बताने जा रहा हूं। यस स्टार्ट। आई थिंक ये इन्नेट इम्यूनिटी है, सहज प्रतिरक्षा, और उसमें भी कायिकीय अवरोधक यानी कि फिजियोलॉजिकल बैरियर स्टूडेंट। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर के नाम से इसको बोला जाएगा, फिजियोलॉजिकल बैरियर। ओके, तो ये हमारे पास पहला क्लियर हुआ। आप मैच कर लें अपना आंसर, ये क्या। दूसरा ये इंटरफेरॉन, ये भी सहज प्रतिरक्षा है, और उसके अंदर मुझे ऐसा लगता है साइटोकाइनिन बैरियर। यस स्टूडेंट, इंटरफेरॉन एंटीवायरल प्रोटीन होते हैं, साइटोकाइनिन बैरियर में इनको रखा जाएगा स्टूडेंट। ये हो गया। अगला बताइए जो मैं आपसे बोलूंगा, मोनोसाइट स्टूडेंट, ये रहा मोनोसाइट सेलुलर बैरियर। यस, सेलुलर बैरियर मोनोसाइट स्टूडेंट, सेलुलर बैरियर मोनोसाइट हो गया स्टूडेंट। म्यूकस मेम्ब्रेन स्टूडेंट, श्लेष्म कला, याद करो त्वचा और श्लेष्म कला सहज प्रतिरक्षा में फिजिकल बैरियर स्टूडेंट। यस, फिजिकल बैरियर। अगला स्टूडेंट टीकाकरण वैक्सीनेशन, एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, हाई है ना, उसमें भी स्टूडेंट सक्रिय। यस, मुझे पूरा याद कराना है, तो कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा आर्टिफिशियल। यस स्टूडेंट, कृत्रिम आर्टिफिशियल जिसे कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, सक्रिय प्रतिरक्षा। डन। अगला बताओ स्टूडेंट, कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम स्टूडेंट पैसिव इम्यूनिटी है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा, शरीर इसमें एंटीबॉडी नहीं बनाता, माँ का दूध में जो आईजी है एंटीबॉडी है वो जाती है। जरा मुझे बताना है कौन सी है, पैसिव, वो भी नेचुरल। यस, नेचुरल यानी कि प्राकृतिक, निष्क्रिय प्रतिरक्षा, पैसिव इम्यूनिटी। और बता स्टूडेंट, एनके सेल। एनके सेल क्या है स्टूडेंट, नेचुरल किलर सेल, और ये किसमें इंक्लूड करेंगे हम, एनके सेल। एनके सेल इंक्लूड करेंगे हम लोग स्टूडेंट। यस, बैरियर में कौन सा, सेलुलर बैरियर, सेलुलर बैरियर। चलो साहब, डन हुआ। अगला बताओ, एंटीविनोम। एंटीविनोम स्टूडेंट, सांप के काटने पे जो इंजेक्शन दिया जाता है और वो हो जाएगा आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। यस, कृत्रिम आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी स्टूडेंट, ये लीजिए। तो ये सारे हो गए। आज के बाद कोई भी वर्ड दें आपको और आप बता सकते हो वो किस प्रतिरक्षा में इंक्लूड है। तो प्रतिरक्षा दो प्रकार की थी, सहज प्रतिरक्षा और अर्जित प्रतिरक्षा। उनमें वर्ड आए थे और उनका उदाहरण आपको तैयार। डन, क्लियर स्टूडेंट। तो मुझे लग रहा है पूरा परफेक्ट हो गया आपका। ओके स्टूडेंट, यस स्टूडेंट। तो इस चैप्टर में डिजीज टॉपिक कंप्लीट हो गया अच्छी तरीके से। फिर आता है स्टूडेंट इम्यूनिटी टॉपिक, और इम्यूनिटी के अंदर दो प्रकार की प्रतिरक्षा, सहज प्रतिरक्षा, अर्जित प्रतिरक्षा, इनैट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सहज प्रतिरक्षा में 4 अवरोध, और वह है फिजिकल बैरियर, शारीरिक अवरोध, इसमें त्वचा और श्लेष्म झिल्ली। फिजियोलॉजिकल बैरियर, कायिकीय अवरोध, इसमें अम्ल, आमाशय में अम्ल, योनि मार्ग में अम्ल, इसके अलावा फीवर, इसके अलावा शारीरिक स्त्राव, आंसू, लार, पसीना, ये सब। उसके बाद आता है सेलुलर बैरियर, कोशिकीय अवरोध, इसमें आती है 4 टॉपिक, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस और एनके सेल। उसके बाद आता है स्टूडेंट साइटोकाइनिन बैरियर, इसमें आता है इंटरफेरॉन। डन। फिर आती है अर्जित प्रतिरक्षा, ये 2 प्रकार की होती है, सक्रिय प्रतिरक्षा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय प्रतिरक्षा में शरीर खुद एंटीबॉडी बनाता है, ये धीमी होती है, इसका प्रभाव। यस स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट अर्जित प्रतिरक्षा में रेडीमेड एंटीबॉडी शरीर में प्रवेश कराई जाती है, ये तीव्र प्रभाव देती है, शीघ्र स्टूडेंट। सक्रिय प्रतिरक्षा के अंदर स्टूडेंट टीकाकरण आएगा,
सक्रिय प्रतिरक्षा के अंदर स्टूडेंट टीकाकरण आएगा, इसमें हमारे जो संक्रमण होता है, नेचुरल जो रोग होता है वो आएगा। जबकि निष्क्रिय प्रतिरक्षा में स्टूडेंट इंजेक्शन आएंगे, जैसे एंटी टिटनस सीरम, एंटी विनॉम, एंटी डिप्थीरिया सीरम। इसके अलावा स्टूडेंट निष्क्रिय प्रतिरक्षा में माता के प्लेसेंटा से स्टूडेंट जो है बच्चे में जो आईजीजी एंटीबॉडी गई, माँ के दूध कोलेस्ट्रॉल में जो आईजी एंटीबॉडी, वो सब निष्क्रिय प्रतिरक्षा में आएगा। डन। उसके बाद मैंने आपको बताया अर्जित प्रतिरक्षा के लिए लिम्फोसाइट जिम्मेदार है। लिम्फोसाइट दो प्रकार के होते हैं, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। दोनों के दोनों लिम्फोसाइट का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, पर परिपक्वन भिन्न भिन्न जगह पर होता है। बी लिम्फोसाइट का परिपक्वन लाल अस्थि मज्जा में ही होता है, लेकिन टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन परिपक्वन स्टूडेंट होता है थाइमस में। शॉर्ट टी लिम्फोसाइट चार प्रकार की होती है, हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल, सप्रेसर टी सेल और मेमोरी टी सेल। स्टूडेंट लिम्फोसाइट दो प्रकार की, इसलिए आज के बाद शरीर में प्रतिरक्षा दो प्रकार की, एक होती है कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा, सेलुलर इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ये टी लिम्फोसाइट के कारण होती है। जी हाँ, डबल स्टार। और इसके अलावा एक होती है ह्यूमरल इम्यूनिटी, तरल प्रतिरक्षा, या फिर एंटीबॉडी मध्यस्थ प्रतिरक्षा, और यह स्टूडेंट बी लिम्फोसाइट के कारण होती है। इसमें बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी स्त्रवण करके फिर शरीर को प्रतिरक्षा देती है। जी स्टूडेंट, हमारे शरीर में जो अंग प्रत्यारोपण या उस समय जो अंग या ऊतक को रिजेक्ट कर दिया जाता है, उसके लिए जिम्मेदार है सेलुलर इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। पूरे टॉपिक का शानदार रिवीजन डन अभी तक, मुझे लग रहा है। अब हम एनसीईआरटी का सीक्वेंस ही फॉलो कर रहे हैं, तो अब आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट। और एनसीईआरटी में अगला टॉपिक है मानव में इम्यून सिस्टम। हमारे मानव के अंदर प्रतिरक्षा तंत्र में क्या क्या सम्मिलित होगा। तो मनुष्य के प्रतिरक्षा तंत्र में पहला तो आता है लसिका अंग, फिर आता है लसिका ऊतक, फिर आता है विशिष्ट कोशिकाएं जैसे कि लिम्फोसाइट और प्रतिजन प्रदर्शक कोशिकाएं, और फिर आता है एंटीबॉडी। चार चीजों से मिलकर हमारा प्रतिरक्षा तंत्र बनता है। तो एनसीईआरटी का सीक्वेंस लेते हुए चालू कर रहा हूं स्टूडेंट। शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम इन द बॉडी, और मानव प्रतिरक्षा तंत्र चार घटकों से मिलकर बनता है। पहले घटक का नाम है लसिका अंग, दूसरे का नाम है लसिका ऊतक, तीसरे का नाम है विशेष कोशिकाएं जैसे कि लिम्फोसाइट और एंटीजन प्रदर्शित कोशिका, और चौथे का नाम है एंटीबॉडी। यानी अगर आपको एक टॉपिक पढ़ना है तो चार टॉपिक पढ़ना है, लिम्फॉइड ऑर्गन, लिम्फॉइड टिश्यू, इसके अलावा लिम्फोसाइट और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स और एंटीबॉडीज। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक लिम्फॉइड ऑर्गन्स स्टार्ट करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना स्टूडेंट। वह अंग स्टूडेंट, शरीर में वह अंग जहां पर लसीकाणु यानी लिम्फोसाइट का उद्भव हो, उत्पत्ति हो, परिपक्वन हो और विभेदीकरण हो, वो सारे अंग कहलाते हैं आपके लसिका अंग। जी हाँ, जहां लिम्फोसाइट का जन्म हो, उनका परिपक्वन हो, उनका विभेदीकरण हो, वो सक्रिय हो, वो सारे अंग कहलाते हैं आपके लिम्फॉइड ऑर्गन स्टूडेंट। अब लिम्फॉइड ऑर्गन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राथमिक लसिका अंग, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, और एक होता है द्वितीयक लसिका अंग, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राथमिक उन्हें कहते हैं स्टूडेंट जहां लिम्फोसाइट का जन्म हो, उत्पत्ति हो, परिपक्वन हो। जी हाँ स्टूडेंट, उसे कहते हैं प्राथमिक। और शरीर में वो दो हैं, एक है अस्थि मज्जा और एक है स्टूडेंट थाइमस ग्रंथि, क्योंकि अस्थि मज्जा में बी लिम्फोसाइट का उद्भव हुआ है और परिपक्वन हुआ है, और थाइमस ग्रंथि में परिपक्वन हुआ है टी लिम्फोसाइट का। तो जहां भी परिपक्वन भी हो, उत्पत्ति भी हो, वो कहलाते हैं प्राथमिक लसिकांग। और द्वितीयक लसिकांग उन्हें कहते हैं स्टूडेंट जहां पर लिम्फोसाइट सक्रिय होकर एंटीजन को मारने का काम करते हैं। जी हाँ, जहां वो आक्रमण करते हैं वो कहलाती जगह सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। तो स्टार्ट करना, पहला टॉपिक लिम्फॉइड ऑर्गन, वे अंग जिनमें लिम्फोसाइट यानी लसिकाणु की उत्पत्ति हो, परिपक्वन हो, प्रचुरोद्भवन हो, उन्हें कहते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन। डन। शरीर में दो प्रकार के लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं, प्राथमिक लसिका अंग, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, जहां अपरिपक्व लसिकाणु को एंटीजन संवेदनशील लसिकाणु में विभेदित करते हैं। जी हाँ, यानी परिपक्वन करते हैं स्टूडेंट। उदाहरण अस्थि मज्जा, थाइमस ग्रंथि। जोरदार स्टूडेंट, ध्यान से सुन लो आज आप एक टॉपिक पूरा। रेड बोन मेरो और थाइमस ग्रंथि शरीर के प्राथमिक लसिका अंग हैं। बोलो डन स्टूडेंट। नहीं आया समझ में? एक बार और, लाल अस्थि मज्जा और थाइमस ग्रंथि शरीर के प्राथमिक लसिका अंग है। अब आगे बढ़ना चाहूंगा स्टूडेंट। नेक्स्ट, अस्थि मज्जा मुख्य लसिका अंग है,
यहाँ पर लसिकाणुओं का निर्माण होता है और बी लसिकाणु का, बी लिम्फोसाइट का परिपक्वन भी होता है। सारे लसिकाणु बनते लाल अस्थि मज्जा में और बी लिम्फोसाइट का तो परिपक्वन भी लाल अस्थि मज्जा में होता है, जबकि थाइमस ग्रंथि में केवल टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन होता है। थाइमस ग्रंथि हमारे शरीर में अधर सतह पर स्टर्नम नाम की हड्डी के पीछे रखी होती है, हृदय के ऊपर। जी हाँ स्टूडेंट, थाइमस ग्रंथि पिंड की एक ग्रंथि होती है जी। इससे थाइमोसिन नाम का हार्मोन निकलता है स्टूडेंट जी। और थाइमस ग्रंथि प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित है। जब स्टूडेंट उम्र बढ़ती जाती है तो थाइमस ग्रंथि का आकार में घटोत्तरी होती जाती है, डबल स्टार। तो देखिएगा, थाइमस एक पिंडित अंग है जो हृदय के पास उरोस्थि के नीचे स्थित होता है, स्टर्नम जी। जन्म के समय थाइमस ग्रंथि काफी बड़ी होती है, उम्र बढ़ने के साथ इसका आकार घटता जाता है। ओके, आने पर ही बहुत छोटे आकार की रह जाती है। वाह स्टूडेंट, जोरदार, ये तैयार। थाइमस ग्रंथि में टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन होता है। थाइमस ग्रंथि से थाइमोसिन नाम का हार्मोन स्रावित होता है, थाइमोसिन हार्मोन। ये लीजिए, थाइमस ग्रंथि शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित है। थाइमस ग्रंथि का आकार उम्र बढ़ने पे घटता जाता है। थाइमस ग्रंथि शरीर के अधर सतह पर स्टर्नम के पीछे स्थित होती है। जोरदार। थाइमस ग्रंथि प्राथमिक लसिका अंग है। अस्थि मज्जा प्राथमिक लसिका अंग है। क्लियर? अस्थि मज्जा और थाइमस दोनों ही टी लसिकाणु के परिवर्धन और परिपक्वन के लिए सूक्ष्म पर्यावरण मुहैया कराते हैं। जी हाँ, तो पहला टॉपिक प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन डन हुआ। अब आओ दूसरे टॉपिक पर, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। ये वो जगह होती है जहां पर लसिकाणु कार्य करते हैं स्टूडेंट और एंटीजन को मारने का काम करते हैं। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन ये ऐसे स्थान है जहां लसिकाणु की प्रतिजन के साथ क्रिया होती है और बाद में प्रचुर संख्या में उत्पन्न होकर प्रभावी कोशिकाएं बन जाती है। जी हाँ, एक बार और बोलना चाहूंगा स्टूडेंट, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन ये वो जगह है स्टूडेंट जहां पर लसिकाणु जो है स्टूडेंट क्रियाशील होते हैं, एंटीजन के साथ क्रिया करते हैं। इसे कहते हैं स्टूडेंट सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। और एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करता हूं, आज ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं। एग्जाम्पल, शरीर में लसिका अंग जितने भी हैं स्टूडेंट, लिम्फ नोड, लसिका पर्व 1, आपने नाम सुना है स्प्लेन 2, टॉन्सिल्स, गले में टॉन्सिल्स मिलते हैं स्टूडेंट 3, आपने नाम सुना कभी आर्नाल में एक स्ट्रक्चर होती है अपेंडिक्स, जी हाँ, परिशेषिका 4, छोटी आंत में विशेष प्रकार की रचना होती है पेयर्स पेचिस 5। ये वह एग्जाम्पल है जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है जहां लसिकाणु संग्रहित रहते हैं। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन से परिपक्व होने के बाद लसिकाणु इन स्थानों पर आ जाते हैं और फिर यहीं पर ही एंटीजन को मारते हैं स्टूडेंट, डबल स्टार। जी हाँ, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के एग्जाम्पल पूछे अगर कोई आपसे तो जवाब स्प्लीन, जवाब लिम्फ नोड, जवाब पेयर्स पेचिस, जवाब टॉन्सिल्स, जवाब अपेंडिक्स, डबल स्टार। स्टूडेंट उदाहरण, स्प्लेन, लसिका ग्रंथियां, टॉन्सिल्स, पेयर्स पेचिस, अपेंडिक्स। या स्टूडेंट कुछ समझ में आ रहा है आपको जो मैं बोल रहा हूं? क्लियर? अब सुनना है स्टूडेंट, परिपक्वन के बाद लसिकाणु द्वितीयक लसिका अंग में आ जाते हैं। वाह, ये तैयार हुआ। क्लियर? तो ये हमारे पास आज के बाद कोई भी हमें एग्जाम्पल दे दे। हमने कहा अस्थि मज्जा, आपने कहा प्राथमिक लसिकांग, मैंने कहा प्लीहा, आपने कहा द्वितीयक लसिकांग, मैंने कहा पेयर्स पेचिस, आपने कहा द्वितीयक लसिकांग, मैंने कहा थाइमस ग्रंथि, आपने कहा प्राथमिक लसिकांग। डन। मैंने कहा अपेंडिक्स, आपने कहा द्वितीयक लसिकांग, लसिका ग्रंथियां, लिम्फ नोड्स, लसिका पर्व, मैंने कहा द्वितीयक लसिकांग। स्टूडेंट स्प्लेन, आमाशय के पास स्थित एक लाल रंग की रचना होती है। स्टूडेंट स्प्लेन हमारे शरीर का सबसे बड़ा लसिका पर्व है। उत्पत्ति में मीजोडर्मल एक रचना होती है। यहाँ मृत आरबीसी को हटाया जाता है स्टूडेंट रक्त से, इसलिए स्प्लेन को मृत आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। शरीर में अचानक रक्त की हानि होने पर स्प्लेन रक्त देता है, इसलिए स्टूडेंट इसे रक्त का ब्लड बैंक भी कहते हैं, डबल स्टार। शरीर का ब्लड बैंक स्प्लेन, मृत आरबीसी का कब्रिस्तान स्प्लेन, सबसे बड़ा लसिका पर्व स्प्लेन, शरीर से अचानक रक्त की हानि होने पर रक्त देने वाला अंग स्प्लेन। जोरदार टॉपिक स्टूडेंट। यहाँ लिम्फोसाइट होते हैं स्टूडेंट, देखिएगा स्प्लेन सेम के आकार का बड़ा अंग है। इसमें मुख्य रूप से लसिकाणु और भक्षकाणु होते हैं। ये रुधिर में पैदा होने वाला सूक्ष्म जीवी को फंसाकर फिल्टर के रूप में काम करता है।
स्प्लेन में लाल रक्त कणिकाओं का बड़ा भंडार होता है। इंपॉर्टेंट लाइन लिखो आप, प्लेयर रक्त कणिकाओं का भंडार होता है, इसे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है। तो स्प्लेन के लिए स्टूडेंट आज के बाद हम बोलेंगे शरीर का रक्त बैंक। जवाब जाएगा स्प्लेन। वाह, ये हो गया शरीर का। मृत आरबीसी का कब्रिस्तान जवाब जाएगा स्प्लेन। शरीर का सबसे बड़ा लसीका पर्व, जवाब जाएगा स्प्लेन। यहां आरबीसी को फंसा लिया जाता है स्टूडेंट। समझ में आ रही है मेरी कुछ बातें आपको? तो स्प्लेन के बारे में बात कर रहे हैं जो कि द्वितीयक लसीका अंग है। श्योर, स्प्लेन में बड़े बड़े रक्त पात्र होते हैं। स्टूडेंट नॉलेज देना चाहूंगा आपको, उन रक्त पात्रों को आज के बाद क्या नाम देना वो आपको बता रहा हूं। ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं। आज अगर कोई आपसे मैं थोड़ा बहुत इंग्लिश में लिखूंगा और तैयार। लार्जेस्ट लिम्फ नोड, ये लीजिए एक क्वेश्चन। उसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, ये लीजिए नीट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपको दे रहा हूं। ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, ये एक क्वेश्चन आएगा। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, मृत आरबीसी का कब्रिस्तान, एक क्वेश्चन। ये सब नीट के क्वेश्चन है स्टूडेंट। या उसके बाद बोला जाएगा जो है लार्ज साइनस इन स्प्लेन में मिलने वाले लार्ज साइनस स्टूडेंट, उनका नाम होता है कॉर्ड्स ऑफ बिलोरथ। बड़े बड़े रक्त पात्र जो स्प्लेन में होते हैं स्टूडेंट, उन्हें कॉर्ड्स ऑफ बिलोरथ कहते हैं। इसका तीनों का जवाब स्प्लेन है स्टूडेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये रक्त को छानने का काम करता है स्प्लेन। आपके रक्त क्षणित्र अंग पूछे तो तीन है, एक स्प्लेन है, एक लीवर है, एक किडनी है। डबल स्टार। ब्लड फिल्टर ऑर्गन कोई बोले रक्त क्षणित्र अंग बताओ साहब, ब्लड फिल्टर, ये सब नॉलेज दे रहा हूं आपको। ऑर्गन्स, तो बॉडी के ब्लड फिल्टर ऑर्गन्स कोई पूछ ले, आज जवाब दे रहा हूं मैं आपको स्टूडेंट, शानदार वाला। और वह है लीवर एक, स्प्लेन दो, जी हाँ स्टूडेंट, और किडनी तीन। ये तैयार आज एक टॉपिक आपके लिए बहुत जोरदार। लीवर, स्प्लेन, किडनी ब्लड फिल्टर ऑर्गन के नाम से बुलाए जाते हैं स्टूडेंट। बहुत जोरदार चीज पढ़ा रहा हूं, ये हो गया तैयार। तो हमारे पास एक शानदार टॉपिक है स्प्लेन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। इसके अलावा लिम्फ नोड होते हैं स्टूडेंट। हमारे लसिका तंत्र में लसिका वाहिनी होती है, लिम्फ वेसल्स। ये लिम्फ वेसल्स ऐसी, ये लिम्फ वेसल थोड़ी थोड़ी दूरी पर स्टूडेंट ये इस तरीके से फूली हुई रचना में से जाती है, उन्हें लिम्फ नोड कहा जाता है। लिम्फ नोड में लसिका की सफाई होती है, लिम्फ की, जिया, उसमें लसिकाणु मिलाए जाते हैं। तो लिम्फ नोड। एक और टॉपिक आपको बताता हूँ, ये हो गया लसिका गांठ। छोटी ठोस रचना होती है जो लसिका तंत्र में भिन्न भिन्न स्थलों पर स्थित होती है। ये सूक्ष्म जीवी या एंटीजन को लसिका और ऊतक तरल में आ जाते हैं, उनको पृथक करती है। डबल स्टार। जी हाँ स्टूडेंट, लसिका ग्रंथियों में फंसे एंटीजन वहां मौजूद लसिकाणु के द्वारा हटा दिए जाते हैं। जी, तो रक्त में उपस्थित छोटे छोटे एंटीजन या जो आ जाते हैं फंसे हुए सूक्ष्म जीवी, उनको हटाने का काम लिम्फ नोड करती है। टॉन्सिल्स गले में स्थित होता है। पेयर्स पेचिस छोटी आंत्र में होता है स्टूडेंट। छोटी आंत्र में मिलने वाली लसिका घाटों को पेयर्स पेचिस कहते हैं। टॉन्सिल्स गर्दन में होते हैं। पेयर्स पेचिस स्टूडेंट छोटी आंत्र में होते हैं। ये सब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। तो लसिका अंग पहला टॉपिक है मेरा। और आज के बाद लसिका अंग दो प्रकार के, प्राथमिक लसिका अंग और द्वितीयक लसिका अंग। थाइमस ग्रंथि और लाल अस्थि मज्जा प्राथमिक लसिका अंग, जबकि स्टूडेंट इसके अलावा स्प्लेन, लसिका गांठे, पेयर्स पेचिस, अपेंडिक्स और टॉन्सिल्स द्वितीयक लसिका अंग है। डबल स्टार। तो शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र का पहला टॉपिक लसिका अंग, ये तो कंप्लीट हुआ है स्टूडेंट। तो लिम्फोइड ऑर्गन ये तो कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। सेकंड टॉपिक क्या था? लिम्फोइड टिश्यू, ये था ना। तो मैं आपको बताता हूँ लिम्फोइड टिश्यू में स्टूडेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक वर्ड दे रहा हूँ बहुत शानदार, और उसका नाम है माल्ट स्टूडेंट। म्यूकोसल स्टूडेंट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ये विशेष प्रकार का लसिका ऊतक है जो शरीर में 3 स्थानों पर मिलता है, श्वसन मार्ग, पाचन मार्ग और मूत्र जनन मार्ग। इन तीनों को रेखित करता है स्टूडेंट। और इसमें श्लेष्मा स्रावित करने वाली कोशिका होती है। शरीर के कुल लसिका ऊतक का 50% माल्ट बनाता है। एनसीईआरटी की लाइन है, नीट में आया मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माल्ट? पहले तो इसकी फुल फॉर्म माल्ट, यस स्टूडेंट ये है, और इसकी फुल फॉर्म म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू
श्लेष्मा, संबंध, लसिका, ऊतक, और ये कुल शरीर के लसिका ऊतक का 50% भाग बनाता है। ये 3 जगह पे पाया जाता है, श्वसन मार्ग, आहार नाल मार्ग, पाचन मार्ग जिसे कहते हैं, और मूत्र जनन मार्ग को रेखित करने का काम करता है, आश्रित करने का काम करता है। तो प्रमुख पद जैसे श्वसन मार्ग, पाचन मार्ग और मूत्र मार्ग के इस तरह को भीतरी लसिका ऊतक स्थित होता है, जो इस तरीके से उसे लाइन करता है स्टूडेंट। ये मानव के कुल उसका 50% भाग बनाता है। डबल स्टार। तो पहला टॉपिक लसिका अंग फिनिश, लसिका ऊतक फिनिश। उसके बाद आता है स्टूडेंट विशिष्ट कोशिकाएं। और अब विशिष्ट कोशिकाओं में स्टूडेंट एक थी लिम्फोसाइट, वो हमने पढ़ ली है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, पूरा परफेक्ट हो गया, ओके। अब आता है दूसरा एक और टॉपिक, और वह है स्टूडेंट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। आखिर ये क्या होती है? प्रतिजन प्रदर्शक कोशिकाएं। स्टूडेंट मैं आपको बताऊं, आपके शरीर में कोई एंटीजन जाता है तो उसको सबसे पहले कुछ कोशिकाएं जाकर ग्रहण करती है, और वो कोशिकाएं हैं स्टूडेंट मैक्रोफेजेस, बी लिम्फोसाइट थोड़ी बहुत, और साथ में डेंड्राइटिक कोशिका। हमारी त्वचा के अंदर डेंड्राइटिक कोशिका, इसके अलावा ऊतक में मैक्रोफेजेस, बृहत भक्षकाणु, ये जाते हैं और उस एंटीजन को अपने में लेते हैं। सबसे पहले उसको पाचन करते हैं, भक्षण करते हैं, पाचन करते हैं, और फिर उसको अपनी सतह पर प्रदर्शित करते हैं। तो एंटीजन को ये अपनी सतह पर प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इनको प्रतिजन प्रदर्शक कोशिकाएं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, एपीसी कहा जाता है स्टूडेंट। जी हाँ, ये तो सबसे पहले शरीर में संक्रमण होगा, एंटीजन आएगा, तो उसको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स देखेगी, वो उसको लेगी और अपनी सतह पर प्रदर्शित करेगी। डन स्टूडेंट, श्योर। और जब वो उसको अपनी सतह पर प्रदर्शित करेगी तो अब रक्त में बह रही टी हेल्पर सेल उनको देखेगी, पहचान लेगी और हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय कर देगी। डबल स्टार। ऐसे काम होता है स्टूडेंट। भाई हमारे शरीर को क्या पता कोई प्रतिजन आ गया, तो इसको बेसिक लो आज के बाद स्टूडेंट। सबसे पहले शरीर में एंटीजन प्रवेश करेगा, किसी भी कारण से हमें संक्रमण हुआ, प्रवेश करते स्टूडेंट प्रतिजन प्रदर्शक कोशिकाएं आएंगी। उदाहरण मैक्रोफेजेस, उदाहरण डेंड्राइटिक कोशिका जो त्वचा में होती है, उदाहरण बी सेल्स, है ना, ये आएंगी। ये उस प्रतिजन को, एंटीजन को लेंगी, उसको भक्षण करेंगी और उसको अपनी सतह पर प्रदर्शित करने लग जाएंगी। अब टी हेल्पर सेल वहां से गुजर रही होगी, टी हेल्पर सेल उसको पहचानेगी, पहचान करके वो टी किलर सेल और बी लिम्फोसाइट को सक्रिय करेगी, और इस तरीके से शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र सक्रिय हो जाएगा। जोरदार। तो विशिष्ट कोशिकाओं में 2 होती है, लिम्फोसाइट और प्रतिजन प्रदर्शक कोशिका। लिम्फोसाइट हम पढ़ चुके हैं, अब इसको देखो। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, प्रतिजन प्रदर्शक कोशिका। प्रतिरक्षा कार्य प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक प्रतिजन अणु को प्रतिजन प्रदर्शक कोशिकाएं जैसे बृहत भक्षकाणु 1, बी लिम्फोसाइट 2, डेंड्राइटिक सेल्स 3 आदि के द्वारा संसाधित किया जाता है। यह संसाधित प्रतिजन इन कोशिकाओं की सतह पर प्रदर्शित किया जाता है। जैसे ही टी लिम्फोसाइट प्रतिजन प्रदर्शक कोशिका के समीप से गुजरती है तो यह प्रतिजन को धारण करने वाली प्रदर्शक कोशिका प्रतिजन को पहचान लेती है और सक्रिय हो जाती है। फिर टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और टी मारक कोशिकाओं को सक्रिय कर देती है। डबल स्टार। ऐसे काम होता है स्टूडेंट। तो हमने शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र के 4 घटक है। एक का नाम है लसिकांग, पढ़ लिया, डन। एक का नाम है स्टूडेंट लसिका ऊतक, माल्ट, पढ़ लिया, और एक का नाम है विशिष्ट कोशिका, लिम्फोसाइट और प्रतिजन प्रदर्शक कोशिका, पढ़ लिया। अब एक लास्ट बचता है एंटीबॉडी स्टूडेंट, ये भी टॉपिक हमारा हो जाएगा फिर। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक।